हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल अलायंस हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के सारे प्रश्न हैं, जिसमें से आज पहला प्रश्न है कि सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था। दिया है यहाँ पे रूसो दिया है, कांट दिया है, लॉक दिया है और बोधा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबको पता है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉक। देखिए लॉक के समझौता सिद्धांत में चूंकि सरकार भी एक पक्ष होती है, अतः उसके ऊपर समाज का कुछ शर्त लगा दी जाती है, जिसका पालन यदि सरकार नहीं करती है तो उसे समाप्त कर नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। लॉक ने एक सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई है। इसका कारण है, ए है राष्ट्रीय संप्रभुता संपन्न राज्य का उदय, बी है धर्मतंत्र का उदय, और सी है धर्मनिरपेक्ष का उदय, और डी है कल्याणकारी राज्य का उदय। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज्य का उदय। देखिए आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई है। इसका कारण है कल्याणकारी राज्य का उदय। टी.एच. ग्रीन ने 3 बड़ी बुराइयों अज्ञानता, गरीबी, नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया और इस प्रकार से कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया। इसी तरह से लॉर्ड बेवरिज की एक रिपोर्ट आई थी जो 1943 में आई थी। इसका भी श्रेय मिला कि जिसने 5 बड़ी बुराइयां बताया है, बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी और आश्रय भाव। इसके उन्मूलन में राज्य के सकारात्मक भूमिका की कल्पना की है और इटली की जो श्रम सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया कि इसलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर होने का श्रेय प्राप्त है, क्योंकि सारे लोग यहाँ ब्रिटेन के आसपास में थे, ब्रिटेन के थे, तो इसलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का क्या होगा कहा जाता है, घर, या उसका श्रेय उसी को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सी युग में सही नहीं है। देखिए यहाँ पे अभिजात सिद्धांत, जो अभिजात सिद्धांत है ये पैरेटो ने दिया था। देखिए बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा कि कौन नहीं है। अनुदारवादी सिद्धांत जो है, ये अनुदारवादी सिद्धांत ये भी बर्क ने दिया था। देखिए उदारवादी सिद्धांत प्लेटो ने दिया था, ये बिल्कुल गलत है। प्लेटो ने उदारवादी सिद्धांत का विचार दिया ही नहीं है। सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत, अर्थात सामाजिक जो है यहाँ पे प्रसंविदा की जगह पे हम लोग समझौतावादी सिद्धांत भी बोल सकते हैं, संविदा बोल सकते हैं, प्रसंविदा बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। तो सामाजिक जो संविदा प्रसंविदा सिद्धांत ये रूसो ने दिया था, ये भी सही है, क्योंकि इसका एक पुस्तक भी है, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसी का एक पुस्तक है। ठीक है, तो देखा जाए तो प्लेटो जो है उदारवादी सिद्धांत का समर्थक बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटो का संबंध जो है आदर्शवादी सिद्धांत से है, न कि उदारवादी सिद्धांत से। वे यूनानी नगर राज्यों में ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना के लिए प्रयासरत थे जिसके लिए न्याय व्यवस्था स्थापित की जा सके। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणाओं को प्रकट किया वो क्या था। ए है उदारवादी राज्य, बी है पंथ निरपेक्ष राज्य, सी है समाजवादी राज्य, और डी है कल्याणकारी राज्य। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेवरिज, ये इसका जो है ये 1943 में 5 बड़ी बुराइयां बताई थी, बेरोजगारी, बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी और आश्रय भाव। अभी इसके पहले बताया गया है। इसके उन्मूलन में राज्य से सकारात्मक भूमिका की कल्पना की और इटली की श्रम सरकार ने भी इस रिपोर्ट को लागू किया। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है सभी उदारवादियों द्वारा, बी है केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, और सी है केवल जॉन लॉक के द्वारा, और डी है केवल जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा केवल कुछ उदारवादियों द्वारा। देखिए इसमें लॉक तो बताया है लाख, लेकिन जितने भी लाख के द्वारा भी जितने समर्थक थे उन्होंने भी बताया। तो ऑप्शन इसका
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, जिसमें लाक भी आता है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जो समर्थन केवल कुछ उदारवादियों द्वारा किया गया है। कुछ उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं करते, जैसे जो कुछ है, जैसे कि जेरेमी बेंथम है, ये भी उदारवादी है लेकिन इसका ये प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है। देखिए यहाँ पे ये है कि नहीं मानता है। ये है राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। बी है राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। सी है राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने की फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। डी है राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही राज्य के प्रति विद्रोह है और राजा जो ऐसा करेगा उसे क्या करेगा, मृत्युदंड मिलेगा। तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन जो सी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं मानता है। देखिए जो राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम है और वैसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने की फलस्वरूप, इसमें ईश्वर से संबंधित कुछ बातें नहीं बताई गई है, बल्कि जो ए है राजा लोग ये जीवित प्रतिमा है, ये भी दैवी सिद्धांत का समर्थन करता है। ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये भी दैवी है, और राजा के प्रति विद्रोह की भावना ईश्वर के प्रति विद्रोह है, ये भी दैवी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है कि राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। अतः क्या है, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है, उदारवाद से या फिर समाजवाद से, साम्यवाद से, या फिर डी है श्रेणी समाजवाद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राज्य के लुप्त हो जाने का विचार जो है वो साम्यवादियों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मार्क्सवाद या साम्यवाद, इनके अनुसार क्या है, समाजवाद की अंतिम अवस्था साम्यवाद में वर्ग नहीं होंगे एवं राज्य नहीं होगा, ऐसा बताया गया है। इस कारण द्वंद्ववाद का नियम लागू होने से रुक जाएगा। इस अवस्था में प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार साम्यवाद में है। नेक्स्ट दिया कि समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति है। समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा? तो देखिए ये दिया है बोसांके, ठीक है। बी है सर हेनरी मैन, एमपी फॉलेट, इसको एमपी फॉलेट बोला था, और हाबहाउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हाबहाउस, ठीक है। एलटी हाबहाउस इसको बोला जाता है। देखिए एलटी हाबहाउस ने इस तरीके से कहा कि समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है और जहाँ तक यह समान है यह इच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कि राज्य विधि का शिशु, राज्य जो है विधि का शिशु तथा जनक दोनों है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है, मैकाइवर से, ऑस्टिन से, हाफ्स से या क्रैफ्ट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाइवर से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आर.एम. मैकाइवर, इनका पूरा नाम है आर.एम. मैकाइवर। तो इन्होंने कहा कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। राज्य के कार्यों का संचालन एक संविधान के तहत होता है और राज्य उस संविधान के तहत ही कार्यों को संपन्न करता है। इस प्रकार राज्य विधि का शिशु है और दूसरी तरफ संविधान का निर्माण राज्य ही करता है। इस प्रकार राज्य विधि का क्या है, जनक भी है। राज्य ही तो किसी संविधान का निर्माण करता है तो उसका जनक भी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध, देखिए सामाजिक अनुबंध का मतलब क्या होता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? दिया है ए ह्यूगो ग्रोसियस, अल्थ्यूसियस, रिचर्ड हुकर और हाफ्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी रिचर्ड हुकर। देखिए जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो लेखक हैं रिचर्ड हुकर हैं, उसने समझौता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ इक्लेसिस्टिकल पॉलिटी में की है। समझौता सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या हाब्स लॉक और रूसो ने किया था, लेकिन उसके पहले इस तरीके का सिद्धांत उन्होंने रिचर्ड हुकर ने दे दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? देखिए यहाँ पे है विभेद नहीं किया, यहाँ पे नहीं पे ध्यान देने योग्य है कि नहीं किया। ए है कांट, टी.एच. ग्रीन, हीगल और जॉन लॉक। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हीगल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हीगल एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है। उनके अनुसार क्या है, समाज राज्य का वह आवरण है और समाज को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया है? फिदेल कास्त्रो, स्टालिन, ग्राम्सी और काट्स्की इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टालिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टालिन। देखिए सर्वप्रथम एक देश में समाजवाद का नारा देकर स्टालिन ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया। इनका एक नारा है एक देश में समाजवाद, ये नारा है किसका? स्टालिन का। इसकी जो महत्वपूर्ण कृति है प्रॉब्लम ऑफ लेनिनिज्म, इस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कि समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? समाजवादी राज्य को निम्न में किस रूप में समझते हैं? ए है राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य कल्याणकारी संस्था है, राज्य एक अच्छी संस्था है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य एक अच्छी संस्था है, ये समाजवादी मानते हैं। क्लियर है, समाजवादी राज्य को एक अच्छी संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं कौन? देखिए मार्क्सवाद के पश्चात जितनी समाजवादी विचारधाराएं अस्तित्व में आई है वे सभी सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण में राज्य की भूमिका को आवश्यक मानती है। यहाँ तक कि मार्क्स ने भी साम्यवादी व्यवस्था के पूर्व एक संक्रमणकालीन व्यवस्था समाजवाद में विश्वास करते हुए राज्य की भूमिका को क्या किया था? स्पष्ट किया था। तो ऑप्शन डी राज्य एक अच्छी संस्था है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करे। यह कथन किसका है? मैकाइवर का, अब्राहम का, लास्की का या फिर कांट का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्की ने राज्य के संदर्भ में यह कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है दिया है कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी, क्या थी? मनुष्य एक भला व्यक्ति था, मनुष्य एक विवेकयुक्त प्राणी था, मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था, मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य एक विवेकयुक्त प्राणी था। ये जॉन लॉक ने बताया था, क्योंकि लॉक के अनुसार व्यक्ति का क्या थे? विवेकवान थे, बुद्धि था, परोपकारी भी थे। ठीक है ना। समतावादी जो विचारक है, समझौतावादी जो विचारक है जॉन लॉक, उनके अनुसार क्या है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उनके अनुसार मानव स्वभाव से क्या थे? मनुष्य शांतिमय थे, पारस्परिक सहयोग करने वाला व्यक्ति थे। लॉक प्राकृतिक अवस्था को क्या था? पूर्व राजनीतिक अवस्था मानता है। पूर्व राजनीतिक अवस्था मानता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने दो प्रकार के समझौता यानी कि एक सामाजिक और दूसरा क्या है सरकारी या फिर राजनीतिक, इसको भी बोला जाता है, ये इस तरीके का प्रतिपादन किया है? लॉक, रूसो, हॉब्स या फिर मैकियावेली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लॉक के अनुसार क्या है? प्राकृतिक अवस्था आदर्श आवश्यकता थी, किंतु न तो यह व्यवहारिक है न ही इसमें अस्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। उनके लेखन में दो प्रकार के समझौते मिलते हैं। पहले समझौते द्वारा मनुष्य यह निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं।
दूसरे में जो समाज के मनुष्य मिलकर क्या करते हैं, शासक से करते हैं। तो इस तरीके से दो समझौते का के बारे में पता चलता है। लाक के जो लेखक लाक के जो पुस्तक है उससे दो समझौते के बारे में पता चलता है कि लाक ने जो विचार दिए उसमें दो समझौता हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से किस विद्वान का नाम जुड़ा है। लाक है, रूसो है, ग्रीन है और बेंथम है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा लाक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है इसके प्रसिद्ध जो उदारवादी विचारक जो है वो लाक हैं। उनके अनुसार मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता है। और ये कौन कौन से अधिकार हैं, तो जो पहला अधिकार है वो क्या है, जीवन का अधिकार, बताया भी गया है। दूसरा जो है वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा जो है वो क्या है, संपत्ति का अधिकार। देखिए ध्यान रहे, कभी कभी संपत्ति की जगह पे समानता भी दे देता है जो कि गलत है। देखिए जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीन अधिकार की चर्चा करता है कौन, लाक करता है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है क्या, न्याय संगत समाज, बी है उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, और सी है शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज, और डी है उक्त सभी। क्या है, उक्त दिया है मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है। ए है न्याय संगत समाज, बी है उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, और सी है शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज, और डी है क्या है, उक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, न्याय संगत समाज, उत्पादन वितरण पर आधारित समाज और शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज, ये सारा का सारा मार्क्सवाद से संबंधित है। न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज और शोषण विहीन समाज, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करता है कौन करता है, ये मार्क्सवाद करता है। ठीक है, जिसके सबसे प्रमुख जो विचारक है वो क्या है, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया। ध्यान रहे यहाँ पे क्या है, नहीं किया है, ये ध्यान देने होगा। ये है हेगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। क्लियर है, तो ये तो था। बी है आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्यवस्था की है, अब क्या है उसे बदलने का समय आ गया है, और सी है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, ये भी सही है। राज्य केवल एक ऐसे यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, इसका प्रतिपादन जो किया था वो लेनिन ने किया था। इसका कौन किया था, लेनिन ने किया था। ठीक है, इसकी पुस्तक जो है एम्पिरिकल द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1916 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो राज्यविहीन वर्गविहीन समाज पर किस विचार का विश्वास है। राज्यविहीन वर्गविहीन समाज पर किस विचार का विश्वास है, ये है प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स और जॉन लॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। देखिए वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज की अवधारणा मार्क्स ने प्रस्तुत की। मार्क्स का उद्देश्य था कि पूंजीवाद की जगह समाजवाद की स्थापना करना है, जिसमें प्रत्येक को अपने कार्य के अनुसार की जगह प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा। इस समाज के प्रत्येक जो इस समाज के अंतर्गत सत्ता तो रहेगी किंतु शक्ति लुप्त हो जाएगी, इसमें प्रशासन तो रहेगा परंतु राज्य लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मात्र इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने मित्रों के पास क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे।